हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। आप सभी जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो उन्हीं राइट्स को हम यहाँ बेटा डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। बट सबसे पहले हमें बेटा ये पढ़ना होता है कि फंडामेंटल राइट्स बेटा जो होते हैं वो होते क्या हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार जो इनको हिंदी में कहते हैं होते क्या है। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे एक लिस्ट है, वहां पे एक ग्रुप है, किसका? राइट्स का, जिसको कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता। और अगर किसी ने उनको कर्टेल किया तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उनको दोबारा से पा सकते हो। ऐसे ही राइट्स को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। समझे बच्चों? बेटा इन्हीं बेटा राइट्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। एक बार जरा इसको पढ़ लेते हैं एज अ डेफिनेशन फॉर्म में। सो फंडामेंटल राइट्स आर चार्टर ऑफ राइट्स। बेटा क्या आपके ये बेटा आपके चार्टर ऑफ राइट्स है कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई भारत के संविधान में जो अधिकार है उनका जो ग्रुप है, उनका जो चार्टर है बेटा, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये जो होते हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट्स गारंटीज सिविल लिबर्टीज, जैसे कि ऑल द सिटीजंस कैन लेड देयर लाइफ इन पीस एंड हार्मनी। भारतीय होने के नाते आप सभी भारतीय हैं, भारतीय होने के नाते आप सभी को शांति चाहिए, हार्मनी चाहिए, आप सबको सिविल लिबर्टीज चाहिए। तो वही सारी सिविल लिबर्टीज जो होती हैं वो बच्चों आपको फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों क्या हो गया बेटा, ये हमारे हो चुके हैं फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन। बेटा 1 मार्क्स में पूछते हैं आपसे ये डेफिनेशन के बारे में आपका। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा हमारा सवाल आता है व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स। जितने भी बेटा हम क्वेश्चन करेंगे ये सब क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में नजर भी आएंगे, प्लस अगर आप यही आंसर लिख के आते हैं ना तो ये गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपका। तो आपसे पूछते हैं बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, यानी कि व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर एक लिस्ट रखता है जिस लिस्ट को वो प्रोटेक्ट भी करता है, उसी लिस्ट को बोला गया है बिल ऑफ राइट्स। यानी कि अ लिस्ट ऑफ राइट्स, राइट्स की एक ऐसी लिस्ट जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में और जिसकी रखवाली भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसी लिस्ट को बोला गया है बिल ऑफ राइट्स। हम दोबारा पढ़ लेते हैं, एक ऐसी राइट्स की लिस्ट जो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी रखवाली भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसी लिस्ट को बोला जाता है क्या? इसी लिस्ट को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। समझ में आ गया आप सभी को? समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करें यस समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, आपने सुना होगा, अक्सर आप इस चीज को जानते भी होंगे। देखो एक तो हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट्स और एक हमारे होते हैं अदर राइट्स। दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ, कैसे फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट है किससे? अदर राइट्स से। कैसे फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट है किससे? अदर राइट्स से। तो देखो उसका बड़ा ही सिंपल आंसर है। देखो हम इसको जरा पढ़ते हैं अभी, तो क्या आता है आपका? होता ये है कि देखो एक मिनट, हाँ। सो फंडामेंटल राइट्स डिफर अदर राइट्स बिकॉज while ordinary legal rights are protected and enforced by the ordinary law, जो छोटे मोटे अधिकार होते हैं या फिर जो आपके लीगल राइट्स होते हैं ना, उनको जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा उनकी प्रोटेक्शन होती है। बट अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी होती है, जो इनकी प्रोटेक्शन होती है, ये बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होती है। यानी कि जिन राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है लॉ वो हो गए अदर राइट्स, जिन राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वो हो गए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑर्डिनरी राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस। छोटे मोटे तरीके जिस तरह से लॉ बनते हैं, उन लॉ बनने के तरीकों से हम लोग ऑर्डिनरी राइट्स को बेटा
चेंज कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए हमें बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है। यानी कि आप सभी जानते हो अमेंडमेंट कोई छोटा नहीं, एक बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस होता है जिसको पास करना आसान नहीं, मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, उसके अलावा नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट्स वायलेट्स देम। सरकार का कोई भी अंग यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि लेजिस्लेचर, यानी कि जुडिशरी, कोई भी आपका गवर्नमेंट जो होता है आपका ऑर्गन, ये बच्चों फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो आपका। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब तक बच्चों हमने क्या पढ़ा? अब तक बच्चों देखो हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? अब तक हम लोगों ने बेसिकली सब कुछ ये पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया 1 मार्क्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स को, हम लोग जानने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या हैं, इनमें क्या गिवन है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी। हम बेटा पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी। ये राइट, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक हमारे संविधान में है। और ये क्या क्या बोलता है, चलो जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। भाई सिंपल सबसे पहले तो बेटा आपको ये बोलेगा ना, ये बोलेगा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हम सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी हमेशा डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की बात करता है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव। ठीक है ना, मैं हिंदू तो मुस्लिम, मैं ऊंची जात का तो नीची जात का, मैं लड़की तो लड़का, ऐसा कुछ, ये सब दूर करने की बात करता है। पहली बात, राइट टू इक्वलिटी बोलता है कि पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं, जैसे कि आपका शॉप हो गई, होटल हो गया, ठीक है, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट जैसे में थिएटर हो गया आपके, या बातिंगी घाट हो गए, या मंदिर हो गया, यहाँ पर हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए। यानी कि किसी तरह का भी भेदभाव इन जगहों पे नहीं होना चाहिए कि हम वो हैं, हम उस जात से हैं तो हम वहाँ आगे बैठेंगे, तुम पीछे बैठोगे, ये नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये भी कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, सेक्स के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ, कि मैं तो यहाँ जन्मा था तुम वहां जन्मे थे, इन बेटा चीजों पे किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब हम लोग किसी को रोजगार देने की बात करते हैं, जब हम लोग किसी को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं बेटा, वहां पर भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भाई मेरे नहीं होना चाहिए, ये कर रहे हैं आपका। अब ये राइट जरूरी क्यों है? देखो ये राय जरूरी इसलिए था क्योंकि पता आपको कि पहले हमारे बेटा समाज में बहुत भेदभाव था। सो दिस राइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। पहले के टाइम पे हमारे देश में समानता थी नहीं, हमको बांटा हुआ था, हमको बांटने में बाहर के लोग जिनका इन्फ्लुएंस था बाहर से बेटा, उनका बहुत बड़ा हाथ था। नेक्स्ट पॉइंट पे, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। असमानता का सबसे जो बेटा भद्दा रूप था वो क्या था? अनटचेबिलिटी। बचपन में आपने अक्सर खेला होगा छुआछूत बीमारी, वो एक्चुअली बीमारी नहीं थी बेटा, वो एक परेशानी थी हमारे समाज के लिए जिसको रिमूव कर दिया गया। सो बच्चों अनटचेबिलिटी को बेटा रिमूव कर दिया गया था अंडर राइट टू इक्वलिटी में आपका। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ साथ ये राइट टू इक्वलिटी एक बात और बोलता है, देखो अंग्रेजों ने ना हिंदुओं को या इंडियंस को ना बांटने के लिए टाइटल्स दे रखे थे। तो इसने क्या किया, इस राइट ने ये बोला कि द स्टेट शैल नॉट कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्फ इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड। देखो जो बंदा अकेडमी में पढ़ाई में आगे बढ़ता है, वो बंदा पीएचडी करता है, आगे चल के उसको डिग्री मिलती है आपकी पीएचडी की, डॉक्टर लगा था नाम के आगे वो। वैसे ही जितने भी हमारे जवान लोग हैं, आर्मी का हिस्सा बनते हैं, भाई उनको भी कर्नल जनरल की भी डिग्री मिलती है, उनका नाम मिलता है, उपाधि मिलती है। तो आप इन दोनों फील्ड को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी गवर्नमेंट सरकार कोई भी टाइटल नहीं देने वाली, जो पहले ही अंग्रेज हम लोगों को ऐसे ही बांट रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट पे, दस राइट टू इक्वलिटी स्ट्राइव्स टू मेक इंडिया अ ट्रू डेमोक्रेसी। भारत को राइट टू इक्वलिटी एक सच्चा लोकतंत्र बनाना चाहता है। कैसे? बाय इंश्योरिंग सेंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी
भाई ये लोग कहते हैं कि भारत में आप भारत के लोग हो, आप यू कैन से कि आप हमारे देश के नागरिक हो, तो आप सबको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए, आप सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है। यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि means that all sections of society enjoy equal opportunities. The constitution, अब देखो क्या है, सिंपल बात देखो आप लोग, सिंपल बात कह रहे हैं कि समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तभी तो समानता होगी ना। और इसी पॉइंट के चलते हम लोगों ने दिया था रिजर्वेशन, कि आपके सिर्फ बोल देने से समानता नहीं आने वाली, आपको कुछ एफर्मेटिव एक्शंस भी करने पड़ेंगे। एफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं ना, ये हम पढ़ेंगे बुक नंबर 2 में हमारी। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट द गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सर्टेन सोसाइटीज, ठीक है, सर्टेन सेक्शन सोसाइटी। हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो बेचारे, जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास कुछ चीजें नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को बराबर लाने के लिए हम अक्सर कुछ स्कीम निकालेंगे, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो आपकी महिलाएं हो, चाहे वो और लोग हों। जैसे देखा होगा आप लोगों ने बसेस में सीनियर्स के लिए, वुमेन्स के लिए सीटें क्या होती हैं रिजर्व, क्यों? क्योंकि यार उनको जरूरत है उस चीज की आपको, ठीक है। सो अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि विवेक सर, एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि राइट टू इक्वलिटी है, और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि रिजर्वेशन होगा, यानी कि जो लोग बैकवर्ड हैं उनको लाने के लिए कुछ सीटें क्या होंगी, रिजर्व की जाएंगी, ठीक है ना। देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने रिजर्वेशन की बात भी की थी, हम लोगों ने रिजर्वेशन किया आपका एक, ठीक है। तो अब ये तो चीज गलत है, अब आप क्या बोलोगे, ये चीज तो गलत है। लेकिन एक चीज आप सभी समझे जरा, देखो अगर हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो बेचारे बैकवर्ड थे, अब जब तक वो सबके बराबर नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी या नहीं बनेगी, तब तक बात नहीं बनने वाली। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने बोला रेस होने वाली है। अब रेस का ये है पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है एंडिंग पॉइंट। अब सब लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या कभी जिंदगी में ये लोग जो हैं रेस जीत पाएंगे? द आंसर इज नो। इनको पहले इन सब के बराबर लाना पड़ेगा ना। तो वही बात कही जा रही है कि भैया राइट टू इक्वलिटी जो है वो सबके लिए है, लेकिन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए था जो लोग उस समय सबके बराबर नहीं कर पाए थे, जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की नीड थी। सो रिजर्वेशन राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं करता है। यही बात समझाने के लिए आर्टिकल नंबर 16.4 बनाया गया, जो ये कहता है आर्टिकल 16.4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality, ठीक है। ये भैया राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं है। अगर आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट, तो वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि भैया उस समय उस चीज की नीति ने मेरे भाई, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लोग पहले से बैकवर्ड थे, जो लोग बेचारे पहले से परेशान थे, उनको पहले सबके बराबर तो लेके आएंगे ना। पहले वो व्यक्ति नॉर्मल तो होगा ना, उसके बाद तो भाई कुछ करेंगे ना, या पहले उसको आप बोलोगे जा भाई रेस लड़ ले, नहीं। तो रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को हम राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं मानने वाले, ठीक है जी। तो बच्चों ये था आपका आज का पार्ट नंबर 1, जहां पे हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगले बेटा पार्ट में हम लोग बाकी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे और अपने चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जाके चैनल शेयर करें, प्लस जिस किसी को इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए ना, आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय महाकाल।